नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएसजे के सिलेबस के बारे में। सिलेबस में जो चेंजेज हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ मेंस में एग्जाम का जो पैटर्न है उस पर बात करेंगे। कितने कुल नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, कितने ग्रुप्स में बटे होते हैं, सारी चीज़ों पर बात होगी। इसके अलावा इंटरव्यू पर भी बात होगी। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आपको यूपीपीसीएसजे के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में सब कुछ यहाँ पर आज डिस्कस किया जाएगा। बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि एक वीडियो जो है नए चेंजेस के बारे में बनाई जाए, तो आज मैंने सोचा कि चलो इस पर भी एक वीडियो बनाकर अपडेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे बात शुरू करते हैं अपने पीसीएसजे के सिलेबस के बारे में। पहले हम यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जाम समझ लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जाम के अगर आप देखें तो ये एग्जाम जो है 3 स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स में जितने लोग अपीयर होंगे, तो जितनी भी वैकेंसीज हैं उसका 10 गुना यानी कि 10x लोग जो है क्वालिफाई कराए जाते हैं मेंस के लिए। आपके 10 गुना लोग जो है मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जब आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए एक सीट के सापेक्ष 3 लोग यानी कि 3 गुना लोग जो है आपके बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये हो गया आपके एक एग्ज़ाम पैटर्न का। यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक आपका जनरल नॉलेज होता है, दूसरा आपका लॉ है। मेंस में आपके 6 पेपर हैं। पहले 5 पेपर होते थे, अभी 6 पेपर होने लगे हैं, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जीएस का पेपर होगा, लैंग्वेज के 2 पेपर होंगे, एक इंग्लिश का होगा, एक हिंदी का होगा, और आपका उसके बाद सब्सटेंटिव लॉ होगा, प्रोसीजरल लॉ होगा और लोकल लॉ एंड पीनल लॉ। जो थर्ड पेपर होता है लोकल लॉ एंड पीनल लॉ का, उसमें आपके रेवेन्यू कोड के और बाकी लोकल लॉज होते हैं, और साथ ही साथ पीनल यानी कि आपकी आईपीसी भी होती है। फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपके 100 मार्क्स का होता है। और जो फाइनल रिजल्ट बनता है, फाइनल रिजल्ट आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे बात करते हैं सिलेबस ऑफ द एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम का जो सिलेबस है उस पर हम बात कर लेते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 2 होते हैं। पहला पेपर आपका वो होगा जनरल नॉलेज का दूसरा जो पेपर होगा वो आपका लॉ का होगा। टोटल मार्क्स 450 के होते हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहाँ सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि पिछली बार से जो है 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पहली बार निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद ये दूसरा एग्जाम होने जा रहा है। यहाँ पर 1/3 की निगेटिव मार्किंग होंगी, यानी कि अगर आपके 3 गलत क्वेश्चन हो गए, तो अगर सामान्य बात तो शब्दों में कहें तो अगर आपके 3 गलत क्वेश्चन हो गए तो वो आपके एक सही क्वेश्चन के मार्क्स को घटा देंगे। जनरल नॉलेज में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और सारा क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। जो लॉ होता है क्वेश्चन वहाँ भी 150 होते हैं, लेकिन लॉ को वेटेज ज़्यादा है। एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके 300 नंबर के होते हैं। समय आपको पेपर फर्स्ट में भी आपको 2 आवर का मिलेगा और आपको पेपर सेकंड में भी आपको 2 आवर्स का ही समय आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है वो है आपकी मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 35% फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स एंड 40% फॉर अदर कैटेगरीज। यानी कि अगर आप जो है SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 35%, और अगर आप गैर SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 40% मार्क्स पाना कंपलसरी है। उसके बाद ही आपकी कॉपी जो मेरिट होगी वो खैर इसके ऊपर ही बहुत जाएगी, लेकिन आपको इतना मार्क्स पाना कंपलसरी है एलिजिबल होने के लिए। और इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम प्रीलिम्स के पेपर की बात करते हैं। प्रीलिम्स में जो पहला पेपर होगा वो आपका जनरल नॉलेज का होता है। जनरल नॉलेज का पेपर सुबह आमतौर पर 9:30 से 11:30 का होता है। यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 मार्क्स होंगे। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर होगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं उन एरियाज से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इतिहास से आपके क्वेश्चन आएंगे। इंडियन कल्चर,
हिस्ट्री और इंडियन कल्चर के क्वेश्चन एक साथ ही रिलेटेड होते हैं, यानी कि हिस्ट्री और इंडियन कल्चर का जो पोर्शन है इससे क्वेश्चन के नंबर्स जो है ज़्यादा होते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी से जो कि लॉ के सब पढ़ाई की ही होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस को करने में कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अगली जो चीज़ है वो करंट नेशनल इश्यूज, करंट अफेयर्स से आपका यहाँ से आपका शुरू होता है करंट अफेयर। करंट नेशनल इश्यूज भी करंट में कवर होता है। इंडिया और वर्ल्ड में जो अफेयर्स इस समय चल रहे हैं उनकी बात की जाती है। इकोनॉमी का जो पेपर होता है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये बेसिकली सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट से कोई समान रूप से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन जो है जो करंट में पॉलिसी चल रही हैं उन सब से क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल अफेयर एंड इंस्टीट्यूशन से भी सारी चीज़ें करंट से ही आती हैं। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन होते हैं, बड़ा पोर्शन आपका बायोलॉजी से होता है और उसके बाद फिजिक्स से जो है कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स से भी होते हैं। कम्युनिकेशन एंड स्पेस एक टॉपिक ये भी है। अब बात करते हैं उन एक्ट्स की जो नए जोड़े गए हैं, जिनको माइनर एक्ट्स की कह सकते हैं। यहाँ पर एक जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली, वहाँ पर मेंशन किया गया है सेलिएंट फीचर्स। इनके बारे में कहा गया है सेलिएंट फीचर्स, और ये भी कहा गया है कि क्वेश्चंस की प्रकृति ऐसी होगी कि कोई बिना किसी विशेष अध्ययन के कोई समान प्रज्ञा वाला व्यक्ति इनका आंसर्स दे सकता है। यानी कि जो ये सब्जेक्ट, जो ये एक्ट जोड़े गए हैं और जो हिस्ट्री वगैरह के भी क्वेश्चन हैं, यानी कि वो क्वेश्चन जो होंगे वो कॉन्सेप्चुअल होंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आयोग जो है आपसे उम्मीद नहीं कर रहा है कि आप इनके बेयर प्रोविजंस को बहुत अच्छे से जानें, बजाय इसके कि आप इन सारे जो 9 एक्ट्स हैं इनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझ होनी चाहिए, ताकि इसके आंसर्स को आप दे सकें। वो कौन कौन से एक्ट हैं ये हम देख लेते हैं। पहला एक्ट है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये आपका पहला हो गया, 2016 का एक्ट है। 2007 का एक एक्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, और साथ में आपका पॉक्सो एक्ट जो है 2012। यहाँ पर ये नए एक्ट्स जोड़े गए हैं। जीएस में पहले पेपर लॉ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आते थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया है। मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है वर्ड जो जोड़ा गया है सेलिएंट फीचर्स, और आखिरी में जो बात कही गई है कि क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि बिना किसी विशेष अध्ययन के कोई सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति, यानी कि जिसके पास जनरल अवेयरनेस है और साउंड पर्सन है, वो उनका आंसर्स दे सकता है। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि क्वेश्चंस जो होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, यानी कि आपको बैरेक्ट पर फोकस करने के बजाय उन एक्ट्स के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उन प्रोविजन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा और वो ज़्यादा फायदेमंद भी होगा। जो दूसरा पेपर है वो है आपका लॉ का पेपर। वो ट्रेडिशनल है, जैसे पहले आता था वैसे अभी भी आएगा। 10 टोटल जो है आपके यहाँ पर लॉ के सब्जेक्ट्स हैं जिनसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। आपके क्वेश्चन यहाँ भी 150 होंगे, मार्क्स 300। यहाँ पर लॉ का वेटेज ज़्यादा है, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स। जीएस में केवल 1 नंबर था, यहाँ पर 2 नंबर है। टाइम 2 आवर्स और निगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ भी है। वो एक्ट्स कौन कौन से हैं, यानी वो सब्जेक्ट कौन कौन से जहाँ से क्वेश्चन आना है। जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ये है कि आप पुराना पेपर का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो लगभग कमोबेश सारे सब्जेक्ट से 15 के
आसपास क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 जो क्वेश्चन हैं ये आमतौर पर लगभग सारे सब्जेक्ट से 15 का एक नंबर फिक्स है, किसी में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, बट आमतौर पर 15 क्वेश्चन ही हर सब्जेक्ट से आते हैं। तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। यहाँ पर जो भी लोग होंगे, चूँकि 303 वैकेंसी है, तो 303 का 10 गुना आपके 3030 लोग क्वालिफाई होंगे। न्यूनतम 3030 लोग आपके क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। जो लोग आखिरी कट ऑफ पे होते हैं, उनके मार्क्स इक्वल होते हैं, वो सभी लोग क्वालिफाई करा दिए जाते हैं। यानी कि 3030 से कुछ ज़्यादा लोग ही मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, और लेकिन न्यूनतम 3030 जो है वो तो लोग क्वालिफाई होने ही होने हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम की। मेंस में जो हमारा सिलेबस है वहाँ पर पेपर हैं हमारे टोटल 6 पेपर हैं। 6 पेपर के बाद जो ये डिवाइडेड हैं ये 1000 मार्क्स में। यहाँ पर सारे पेपर 200 मार्क्स के होते हैं एक्सेप्ट लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज के अब 2 पेपर हो रहे हैं और दोनों ही 100 नंबर के हो रहे हैं। यानी कि उन जो लैंग्वेज का पहले 200 नंबर का एक पेपर होता था, अब उसको बांट दिया गया है 100 नंबर के 2 पेपर में। एक पेपर आपका इंग्लिश का होता है, एक पेपर दूसरा आपका हिंदी का होता है। टाइम यहाँ आपको 3 आवर्स की मिलेगी। सभी पेपर में आपको 3 घंटे मिलेंगे। यहाँ भी जो आपका मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है, यहाँ भी इस बार यहाँ भी लागू है। 35% SC/ST के लिए और 40% फॉर अदर्स। यानी कि मेंस में अगर आप 35% और 40% मार्क्स नहीं पाते हैं तो आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करने की क्षमता, आपकी जो है योग्यता नहीं होगी। जो पेपर कौन कौन से हैं? पेपर है आपके, चूंकि अब टोटल पहले 5 थे, अब 6 पेपर हो गए हैं। पहला पेपर होगा आपका जनरल नॉलेज का 200 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा 100 मार्क्स का। हिंदी लैंग्वेज का तीसरा पेपर होगा वो 100 मार्क्स का। पेपर जो 4 है आपका सब्सटेंटिव लॉ, जिसको लॉ 1 भी कहते हैं, वो 200 मार्क्स का होगा। पेपर 5 यानी कि लॉ 2, जिसमें प्रोसीजर और एविडेंस है, उसमें 200 मार्क्स का पेपर 5 है। और जो लास्ट पेपर है यानी कि पेपर 6 पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज, 200 मार्क्स का, ये आपका, इसको लॉ 3 भी बोलते हैं, ये आपका पेपर 6 है। अब हम बात कर लेते हैं मेंस के जो पहला पेपर है यानी कि जनरल नॉलेज का। सारे सब्जेक्ट, सारा सिलेबस जो आपका प्री का था वही सिलेबस यहाँ पर मेंस में भी है। लेकिन जो यहाँ के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन आपको 80 वर्ड्स में भी मिलेंगे लिखने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है 150 वर्ड्स में भी मिलते हैं। क्वेश्चन आपको 200 वर्ड्स में भी मिलते हैं। क्वेश्चन आपको 20 वर्ड्स में भी लिखने को मिलते हैं। यानी कि छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, 1 लाइनर भी होते हैं यहाँ पर आंसर लिखने के लिए, जो GS का पेपर होता है। और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के जो क्वेश्चन होते हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं। क्वेश्चंस के नंबर ज़्यादा होते हैं। एक क्वेश्चन कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो क्वेश्चंस के नंबर बढ़ जाते हैं और आपको ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने होते हैं। और बहुत बड़ी ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और वर्ड लिमिट यहाँ पर फिक्स होती है। जो प्री का सिलेबस है वही यहाँ पर आपका मेंस का जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है वो प्री के जनरल नॉलेज के सिलेबस से डिक्टो सेम टू सेम है। अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरा पेपर है वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। पहले जो पेपर होता था ये अकेले 200 नंबर का पेपर होता था। चीज़ें सेम होती थी, ऐसे वहाँ भी लिखना होता था, प्रेस राइटिंग भी करनी होती थी और ट्रांसलेशन 2 करने होते थे, एक हिंदी से इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश और एक इंग्लिश से हिंदी करना होता था। अब चूंकि 2 पेपर बट गया है तो इसीलिए थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है। अब यहाँ पर एस्से आपको लिखना है 50 मार्क्स का। एक क्वेश्चन होगा एस्से लिखने के लिए, जैसे 50 नंबर का आपको एस्से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो प्रेसिस राइटिंग का है, वो 30 नंबर का है। और जो तीसरा क्वेश्चन है आपका ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, वो केवल 20 नंबर का है। यहाँ जो एस्से हैं
ऐसे जो आते हैं मेनली आप जो है एक लीगल टॉपिक से ऐसे होगा, एक करंट में जो चीज़ें हो रही हैं उससे भी एक कोई क्वेश्चन आता है। आपको 3 से 4, आपको 4 से 5 जो है ऑप्शन मिलते हैं लिखने के लिए। तो उसमें एक तो आपका लीगल टॉपिक का हो गया, एक आपके जो करंट के इश्यू चल रहे हैं उससे हो गया, सोशल टॉपिक से भी जो है क्वेश्चंस आते हैं और कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी आते हैं। आप अगर पहले से थोड़ा सा तैयारी करके रखें तो ये बहुत कठिन नहीं होता है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप हिंदी लैंग्वेज पेपर देखेंगे तो सेम टू सेम वहाँ भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे जो है 50 मार्क्स का ये आपको हिंदी में लिखना है, पैसेज राइटिंग 30 मार्क्स ये भी आपको हिंदी में लिखनी है, और ट्रांसलेशन आप पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, वो आपका 20 मार्क्स का है। चीज़ें सब कुछ सेम ही होनी है। इसके बाद आपका जो मेंस का पेपर 4 है, मेंस का जो पेपर 4 है आपका सब्सटेंटिव लॉ, जिसको कि लॉ 1 भी कहते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आने हैं, देखिए यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके हो जाते हैं कंपलसरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंपलसरी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है, इसको आपको करना ही करना है और 50 नंबर यहाँ से आपको मिलने हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होगा, एक पहला क्वेश्चन वो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही होगा, दूसरा क्वेश्चन हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ से हो सकता है। कई बार एक एक क्वेश्चन करके उसमें से तीनों से मिक्स 50 नंबर के आसपास वो भी आता है। और कई बार एक बार ये हुआ था कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के भी था। पिछली बार हुआ था कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट के भी क्वेश्चन टीपी और कॉन्ट्रैक्ट मिक्स करके पूछ लिए थे। ये इन्हीं जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं से बनाकर क्वेश्चन सेकंड होता है, और उसके बाद आपके जो बाकी नंबर जो बचेंगे वहाँ पे क्वेश्चन जो है बाकी सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक सब्जेक्ट है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप है, द लॉ कंसर्निंग टू एजमेंट एंड टॉर्ट्स। यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा टीपीए के बारे में, द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्पेशली एप्लीकेबल देयर टू। यानी कि टीपीए में जो इक्विटी के प्रिंसिपल एप्लीकेबल हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अगला सब्जेक्ट है आपका द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ मोहम्मडन लॉ। यहाँ पर आपका 200 नंबर, ठीक है। इन 200 नंबर में 50 नंबर तो अकेले कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो एक मैंने फिर से दोहरा देता हूँ, क्वेश्चन आने हैं 10, पहला और दूसरा कंपलसरी है, बाकी आपके जो 8 क्वेश्चन बच रहे हैं 8 रिमेनिंग में से आपको 4 करने हैं। टोटल आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पर करने होते हैं, जिसमें से 10 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला कंपलसरी होता है, दूसरा कंपलसरी होता है, और बाकी 8 से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। अगला पेपर जो आपका पेपर 5 आएगा वो है आपका प्रोसीजर एंड एविडेंस लॉ, इसको लॉ 2 भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोसीजर एंड एविडेंस लॉ यहाँ पर इसमें आपको जो है 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपका कंपलसरी होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, या तो आप जो है प्लेंट और WS लिखिए या फिर आप जजमेंट लिखिए। पहला क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके दूसरे से लेके बाकी जो 9 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन यहाँ भी 10 होते हैं, लेकिन जो दूसरे से लेके 9 क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्रुप में बटे हैं। ये आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन सब में आपके 3-3 क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। 3-3 क्वेश्चन दिए होते हैं, और इन तीनों में से मिलाकर हर ग्रुप से आपको 1 क्वेश्चन करना है, और टोटल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि हर ग्रुप से 1 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। किसी एक ग्रुप से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ग्रुप होगा वो आपका CRPC का होगा, दूसरा ग्रुप जो आपका होगा
वो आपका जो है सीपीसी का होगा, और तीसरा जो होगा वो आपका एविडेंस का होगा। ठीक है, तो यानी कि एक क्वेश्चन आपको करना है, या तो उसमें प्लीडिंग ड्राफ्टिंग करिए, या फिर उसमें जजमेंट राइटिंग करिए। दूसरा है एक वो क्वेश्चन कंपलसरी है, उसको तो आपको करना ही करना है। उसके बाद 9 क्वेश्चन आपके 3-3 करके 3 ग्रुप में बने होंगे। एक ग्रुप से आप एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है, लेकिन आपके पास ये फ्रीडम है कि आप अपनी पसंद के किसी ग्रुप से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपने आईपीसी, जैसे आपने सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, तीनों से एक एक कर लिया। आपका एविडेंस अच्छा है, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, एक एक आपने तीनों से कर लिया। अब आपका मान लीजिए अब सीपीसी कमजोर है, आपने इसको छोड़ दिया। सीआरपीसी थोड़ा सा आपको वीक है, आपने इसको छोड़ दिया। आपने क्या कर लिया, एविडेंस से एक क्वेश्चन और कर लिया। तो ये 4 क्वेश्चन और एक आपका पहला क्वेश्चन, टोटल आपके हो गए 5 क्वेश्चन। यहां से आप 5 क्वेश्चन करने हैं। अब जो पेपर 6 है आपका, पेपर 6 में यहां आपके फिर से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। 10 क्वेश्चन यहां भी मिलेंगे, क्वेश्चन करने होंगे आपको 6। आईपीसी से यहां पर आपको 50 नंबर का कंपलसरी होता है। ठीक है, आईपीसी से आपको 50 नंबर का कंपलसरी होता है। ये आपको मिलेगा, यहाँ भी आपको जो है पहला और दूसरा क्वेश्चन, पहला और दूसरा, ये आपके होते हैं कंपलसरी। ठीक है, लेकिन ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन आईपीसी का नहीं होगा। ये आपके रेवेन्यू से हो सकता है, ये आपके लोकल लॉज के जो बाकी सब्जेक्ट हैं इनसे हो सकता है। उसके बाद इन 2 क्वेश्चन के बाद 2 ग्रुप बन जाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी। एक क्वेश्चन तो वहां आपने कर ही लिया था, दूसरा क्वेश्चन भी आपने ऊपर कर लिया था। उसके बाद 10 क्वेश्चन टोटल होंगे। यहां भी एक क्वेश्चन पहले कर लिया कंपलसरी, दूसरा क्वेश्चन कंपलसरी। ग्रुप ए से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ग्रुप बी से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 4 में से आपको 2 करना है, और ग्रुप बी के भी 4 में से आपको 2 करना है। ग्रुप बी जनरली आईपीसी का होता है, यानी कि आईपीसी के आपको 4 सवाल मिलेंगे, उसमें से 2 सवाल आपको करने होंगे। और ग्रुप ए में जो बाकी आपके लोकल लॉ हैं उनसे क्वेश्चन होंगे, और उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले जनरली जो है वो यूपीजेडएलआर से आता था, इस बार हो सकता है कि वहाँ से रेवेन्यू कोड से आए क्वेश्चन। और ग्रुप जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जो भी कंपलसरी होता है, इसे बाकी लॉज से, लोकल लॉज से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये एक्ट कौन कौन से हैं ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। इंडियन पीनल कोड 50 नंबर कंपलसरी है, इसको 50 नंबर इसका अकेले यहीं से आना है। बाकी जो 150 नंबर है वहाँ से आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड कवर करेगा, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972, और द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेज टेनेंसी एक्ट 2021। ये देखिए यहाँ पर दोनों ऐड कर दिया है। पहले केवल 1972 का एक्ट था, अभी 1972 का एक्ट तो है ही है, साथ ही 2021 का भी एक्ट जो है आपको यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। यानी कि अब एक सब्जेक्ट लोकल लॉज में एक एक्ट यहाँ पर बढ़ गया है। उसके अलावा पहले की ही तरह म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट है, यूपी पंचायत राज एक्ट है, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट है, और यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है। इन सारे क्वेश्चन से आपको टोटल मिला के 200 नंबर आएंगे, जहां 50 नंबर तो अकेले आईपीसी आता है, बाकी 150 नंबर से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल मिलाकर आपके बन जाते हैं 1000 नंबर। 1000 नंबर आपका मेंस होगा। इसके बाद आपका होगा यहाँ पर आपके जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना लोग पास होंगे। 303 वैकेंसी है तो 909 लोग, न्यूनतम 909 लोग तो इंटरव्यू के लिए बुलाए ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि आपको 35% मार्क्स कम से कम SC/ST कैटेगरी के लिए पाना मस्ट है, और अदर कैटेगरीज के लिए 40% मार्क्स ये आपको पाना मस्ट है। फिर जब आप इंटरव्यू कॉल होगा तो इंटरव्यू आपके 100 नंबर का होता है,
और जो फाइनल इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा, जो फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा वो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर बनता है। यानी कि जो आपका फाइनल होगा उसमें मेंस के नंबर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैंडिडेट्स को ये लिबर्टी होती है मेंस के पेपर में कि वो किसी भी पेपर को चाहें तो वो हिंदी में दें या इंग्लिश में दें। आपके पास छूट है, आप हिंदी दीजिए, इंग्लिश दीजिए, जैसी आपकी मर्जी आप दे सकते हैं। बट एक पेपर में केवल एक लैंग्वेज, अगर आपने किसी पेपर को हिंदी में लिखना शुरू किया है तो आप उस पूरे पेपर को हिंदी में कवर करेंगे। अगर आपने किसी पेपर को इंग्लिश में लिखना शुरू किया है तो आप उसको पूरा का पूरा उसी इंग्लिश लैंग्वेज में ही करेंगे। आपके पास ये फ्रीडम नहीं है कि आप एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिखो और एक क्वेश्चन हिंदी में लिखो, एक्सेप्ट लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज का पेपर जो है वो आपको कंसर्न लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, और जैसे उसमें निर्देश है, भाई ट्रांसलेशन है तो उसको अगर ट्रांसलेशन आपको करना है तो जो लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज के पेपर को उसी लैंग्वेज में लिखेंगे, वहाँ आपको नहीं मिलेगी छूट। बाकी जो आपके जो 4 पेपर हैं उसमें आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो हिंदी लिखें, आप चाहे तो इंग्लिश लिखें। यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जिसको ध्यान रखने की चीज़ है, वो ओबीसी के लिए भी ज़रूरी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी ज़रूरी है, एससी और एसटी। यूपी लोक सेवा आयोग ने, आप विज्ञापन को देखेंगे तो इस बार एक नियम जोड़ दिया है कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं, चाहे ओबीसी से हों, ईडब्ल्यूएस से हों, एससी से हों, एसटी से हों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको अनरिजर्व सीट पर सिलेक्शन, मान लीजिए आपने बहुत अच्छे नंबर पाए मेंस में, आप जनरल कैटेगरी कट ऑफ अगर मान लीजिए आपकी 540 गई है फाइनल, आपने बहुत अच्छे नंबर पाए हैं, आप 541 नंबर पाए हैं, तो आप उसी कंडीशन में अनरिजर्व सीट पर जाएंगे जब आपने किसी स्टेज में रिजर्व कैटेगरी का फायदा नहीं लिया है। यानी कि आपने प्रीलिम्स में भी आपके नंबर उतने रहे हैं जितने अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है, मेंस में भी आपके नंबर उतने रहे हैं जितनी अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ है, इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी आपके नंबर उतने हैं जितने आपके अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है, तभी आप अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ से, मेंस आप दे रहे हैं, तो आप चाहे 1000 में 900 नंबर पा जाएं, आपको सिलेक्शन रिजर्व कैटेगरी में ही मिलेगा, आप अनरिजर्व कैटेगरी में जो है अब ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये इस बार लोक सेवा आयोग का पीसीएसजे में पहली बार ये नियम लागू हुआ है। तो ये तो थी सारी चीज़ें जो मैंने सारी मेंशन कर दी हैं। मैंने कोशिश की है कि सारे पहलुओं पर बात की जाए, कुछ तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है जो भी छूटा हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर वहाँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।